इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, तो इसको हमें अच्छा से समझना है और जानना है। देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन को पढ़ने से पहले, जानने से पहले हम लोग लाइट के कुछ है ना दूसरे कॉन्सेप्ट को देखते हैं। और पहला कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ये दो टाइप का होता है ना। एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा जो होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन और रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, तो हम लोग ये पहले से जान चुके हैं कि जब कोई लाइट किसी समतल और स्मूथ प्लेन से जब टकरा करके वापस लौटती है, तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होता है ना, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। बट ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, अगर ये उबड़ खाबड़ हो, कर्व्ड हो, तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन होगा, है ना, इस रिफ्लेक्शन को हम क्या कहेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। अब इनका क्या यूज है स्कैटरिंग ऑफ लाइट में, तो जरा हम इसको समझ लें कि जो पृथ्वी के चारों ओर का जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसमें छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि इन डस्ट पार्टिकल से जब कोई प्रकाश टकराता है तो क्या होता है। तो ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि ये हमारे न्यूड आई से, नग्न आंख से दिखाई नहीं देते हैं। इनका साइज इतना छोटा होता है ना। बट टिंडल इफेक्ट में जब एक बहुत ही पतली किरण किसी कमरे में आती हो, तो हम देखते हैं कि वे धूल कर वहां पे हिलते डुलते नजर आते हैं। अब देखते हैं कि जब इस छोटे से पार्टिकल से जब कोई लाइट टकराती है, तो देखिए होता क्या है। तो छोटे पार्टिकल को जरा जूम कर लें तो देखते हैं कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पर लाइट आकर के टकराई। अब टकराने के बाद हो सकता है ये लाइट सेम पाथ पर निकल जाए, अगर ये नॉर्मली आ रही हो तो। अगर ये लाइट यहाँ पर आए, तो यहाँ पर आने के बाद ये रिफ्लेक्ट होकर कैसे आ जाएगी, यहाँ पे अगर लाइट आए तो ये रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे आ जाएगी। यहाँ पे अगर कोई लाइट आए, रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे चली जाएगी। यहाँ पे कोई लाइट आए, रिफ्लेक्ट होकर के सपोज ऐसे चली गई। तो यहाँ पे भी ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या चीज से, तो ये छोटे से डस्ट पार्टिकल से। अब हमें देखना ये है कि जब लाइट जो है इस छोटे से डस्ट पार्टिकल से टकरा रही है, तो अलग अलग दिशाओं में क्या हो जाती है, बिखर जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। कि जब भी कोई लाइट किसी मीडियम से होकर के गुजरता है, तो मीडियम के उस माध्यम के, है ना, छोटे छोटे पार्टिकल से टकराकर विभिन्न दिशाओं में बिखर जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। The phenomenon of spreading of light through the particles of medium is called scattering of light। इस डिफिनेशन को हमेशा याद रखना है। अब सवाल ये उठता है, सवाल ये बनता है कि क्या स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है, क्या वो एक टाइप का इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, वो बिल्कुल इरेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं है। ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन जैसा बिहेव करता है, लेकिन ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं है ना। तो जब भी किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, तो याद हमें रखना है, यहाँ पे टोटल का टोटल लाइट रिफ्लेक्ट कर जाता है। यानी कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन तो होता है, लेकिन ये टोटल का टोटल लाइट को ये क्या करता है, इरेगुलर रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन जब किसी स्केटर से ये जो लाइट आकर के क्या होता है, टकराता है, जैसे ये व्हाइट रे आकर के इस स्केटर से टकरा रहा है, तो स्केटर क्या करेगा, वो लाइट को ये इरेगुलर रिफ्लेक्ट नहीं करता है, बल्कि ये लाइट के अलग अलग ये जो कंपोनेंट कलर है, उन कंपोनेंट कलर को क्या करता है, इरेगुलर रिफ्लेक्ट करता है। आगे हम इसको समझेंगे कि कैसे, है ना, ये कंपोनेंट कलर रिफ्लेक्ट होते हैं। और स्कैटरिंग जो है वो दो टाइप का होता है। एक है ना, ये स्केटर का साइज छोटा हो वहां पे स्कैटरिंग, और स्केटर का साइज बड़ा हो वहां पे स्कैटरिंग। और दोनों स्कैटरिंग में हम लोग समझेंगे कि कैसे, है ना, लाइट के अलग अलग कलर का स्कैटरिंग अलग अलग होता है। तो याद रखना है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट और इरेगुलर रिफ्लेक्शन में फर्क इतना ही है कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन में होल लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट में लाइट के जो कंपोनेंट कलर होते हैं,
वे क्या होते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्टेड होते हैं। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कुछ और कंसेप्ट को हम देखते हैं और इनसे बहुत सारे सवालों का जवाब भी मिलेगा। तो इसके लिए हम लाइट के कुछ और प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते क्या है कि ये जो सन की जो व्हाइट रे जो होती है ना, इसमें एक कलर नहीं होता है, ये 7 कलर का, ये 7 कलर का क्या होती है, मिक्सचर होता है। और वे 7 कलर कौन कौन से होते हैं, तो विबजियोर होते हैं, है ना, यानी वायलेट से लेकर के रेड तक का। अब हमें एक और कंसेप्ट को समझना है कि कोई भी जो लाइट जो होती है ना, ये लाइट क्या होती है, एक वेव होती है। कौन सी वेव होती है, तो हमें याद रखना है, ट्रांसवर्स वेव होती है ना। कोई लाइट जो होती है वेव होती है, कौन सी वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। ट्रांसवर्स मतलब जब ये किसी मीडियम में चलती है तो क्रिस्ट और थ्रो का फॉर्मेशन करते हुए आगे बढ़ती है ना, ये यानी कि श्रिंग और गर्त का निर्माण करती हुई आगे की ओर बढ़ती है। अब इसमें एक और कंसेप्ट हमें समझना है कि वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या है। तो वेवलेंथ के बारे में वेव में हमने पढ़ चुका कि किसी भी वेव के द्वारा एक पीरियड तय करने में, एक पीरियड को पूरा करने में जो डिस्टेंस तय किया जाता है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। तो अगर यहाँ पर अब देखें तो एक पीरियड यहाँ से चलने के बाद यहाँ पर आकर के समाप्त हुआ, तो यहाँ पे इस डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहेंगे और वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। फिर हम लोग जानते हैं कि इस विबजियोर में जैसे हम इस ऑर्डर में चलेंगे वेवलेंथ क्या होगा, बढ़ता जाएगा, यानी कि वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होगा और रेड कलर का वेवलेंथ सबसे अधिक होगा। तो जरा सा अगर हम वायलेट और रेड कलर का अगर वेवलेंथ बना लें तो देखिए ये जो होगा है ना, ये वायलेट कलर का वेव हो सकता है और ये जो होगा ये रेड कलर का हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रेड का वेवलेंथ देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लैम्डा का वैल्यू हुआ और यहाँ पर ये रेड कलर का है, तो देखिए लैम्डा का वैल्यू, वेवलेंथ का वैल्यू यहाँ ज्यादा है और यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया एक वेवलेंथ और यहाँ पर हमने देखा वेवलेंथ और लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे छोटा है। तो ये हो गया वायलेट कलर के लिए और ये हो गया रेड कलर के लिए। अब देखते हैं अगर इसके सामने अगर कोई छोटा सा डस्ट पार्टिकल आ जाए और इसके भी सामने वही डस्ट पार्टिकल यहाँ पर आ जाए तो देखते हैं क्या होता है। अब देखिए अगर ये वायलेट के सामने ये डस्ट पार्टिकल आ जाए तो ये क्या होगा, ये दो डस्ट पार्टिकल है ना, इसके वेव को यहाँ पर आकर के रोक देगा और यहाँ से ये वेव टकरा करके क्या हो जाएगी, किसी दूसरे डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। बट यहाँ पर अगर ये पार्टिकल आ जाए रेड कलर के सामने तो इसका वेवलेंथ इतना ना बड़ा है कि इस डस्ट पार्टिकल को आसानी से वह क्या कर जाएगी, पार करके आगे की ओर बढ़ जाएगी। तो इस तरह से हम ये समझ लेना चाहिए कि जिसका वेवलेंथ है ना, जैसे 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 बढ़ते जाएगा इस डस्ट पार्टिकल को वैसे वैसे उसको पास करने की संभावना बढ़ती जाएगी। अगर वेवलेंथ छोटा हो जाएगा इस डस्ट पार्टिकल से टकराने की संभावना बढ़ जाएगी और जब टकराएगी वहां पे तो स्कैटरिंग होगा और जब पार कर जाएगी तो स्कैटरिंग नहीं होगा। तो हमने जो ये पूरी बात समझाया उससे एक बात है ना, ये निष्कर्ष निकलता क्या है कि अगर लाइट का वेवलेंथ अगर बड़ा हो है ना, तो वह इस डस्ट पार्टिकल को पार करने की संभावना बढ़ जाती है, यानी कि वहां पे स्कैटरिंग नहीं होने या कम होने की संभावना होती है। लेकिन अगर ये वेवलेंथ छोटा हो है ना, तो इस डस्ट पार्टिकल से टकराने की संभावना बढ़ जाती है और वहां पे स्कैटरिंग होने की भी संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसके लिए रैले ने एक नियम दिया और ये नियम क्या कहता है कि किसी स्कैटर्ड लाइट की जो इंटेंसिटी होती है ना, लाइट के वेवलेंथ के 4th पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये है कि जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा उसका स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगा, या जिसका वेवलेंथ सबसे अधिक होगा उसका स्कैटरिंग सबसे कम होगा। ये भी बात बताती है अगर लाइट की वेवलेंथ हाफ हो जाए है ना, अगर ये हाफ हो जाए तो है ना स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, तो 2 के पावर अगर 4 कैलकुलेट कर दें तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 टाइम्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि अगर किसी लाइट की वेवलेंथ को अगर हम हाफ कर दें तो स्कैटर्ड लाइट की जो इंटेंसिटी है वो 16 टाइम्स 16 गुना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब हमें कुछ और टर्म को हमें समझना होगा
ये जो रैले का नियम जो है ये कब लागू होगा और कब लागू नहीं होगा। तो एक बात हमें याद रखना चाहिए, अभी हमने जितना बात को आप लोग को समझाया है ना, ये सारा का सारा टर्म तभी लागू होगा जब ये स्केटर का जो साइज है ये लाइट के इस वेवलेंथ के बराबर हो या वेवलेंथ से भी क्या हो, छोटा हो। उस कंडीशन में क्या होगा, ये लागू होगा। बट अगर स्केटर का साइज अगर बहुत बड़ा हो जाए, अगर स्केटर का साइज इतना बड़ा हो जाए, तो अगर इसके सामने अगर ये स्केटर आ जाए है ना, तो ये वायलेट कलर वाला वेव भी से टकरा करके इधर उधर छितरा जाएगा, स्केटरेड हो जाएगा। और अगर ये रेड के सामने इतना बड़ा स्केटर आ जाए तो यहाँ पर है ना, ये रेड कलर का वेव भी से टकरा कर इधर उधर छितरा जाएगा। यानी कि अगर स्केटर का साइज बड़ा हो जाए तो वायलेट को भी स्केटरेड कर देगा और रेड को भी स्केटरेड कर देगा। तो हमें याद रखना है कि है ना, ये जो स्केटरिंग जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक नंबर जब स्केटर का साइज बहुत छोटा हो, कितना छोटा हो, तो वो लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर का हो या लाइट के वेवलेंथ से भी छोटा हो। और दूसरा स्केटरिंग वो होता है जहां पर स्केटर का जो साइज है वो बहुत बड़ा हो, यानी कि जो लाइट की जो वेवलेंथ है उस वेवलेंथ से बहुत बड़ा हो। तो ये स्केटरिंग के दो कंडीशन है। तो देखिए, जहां पर स्केटर का साइज बहुत छोटा होगा वहां पे रैले का लॉ वैलिड होगा, यानी कि वहां पे अधिक वेवलेंथ का स्कैटरिंग कम होगा और कम वेवलेंथ का स्कैटरिंग ज्यादा होगा। बट जहां पर स्केटर का साइज बहुत बड़ा हो जाए वहां पे है ना, जितना वायलेट का स्कैटरिंग होगा उतना ही रेड का स्कैटरिंग होगा। समझाने का मतलब ये हुआ कि वहां पे जितने भी लाइट है ना, जितने भी प्रकाश के रंग हैं, सभी रंगों का स्कैटरिंग एक समान होगा, जिसके कारण है ना स्कैटरिंग होने के बाद जो रिजल्टेंट कलर बनता है वो व्हाइट हो जाता है। अब एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहला ये क्वेश्चन आता है कि आकाश का रंग जो है वह स्काई क्यों होता है ना, या ब्लू क्यों होता है। तो इसका जवाब ये है, जब सूरज की किरणें है ना, सनलाइट जब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करती है, इंटर करती है, तो एटमॉस्फेयर के धूल कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। और रैले के नियम के अनुसार जिस लाइट का वेवलेंथ सबसे कम होगा उसका स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगा। तो वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम होने के कारण वायलेट का स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होता है। बट यहाँ पर हमें एक और बात समझना है कि अलग अलग कलर को देखने की सेंसिटिविटी भी क्या होती है, अलग अलग होती है। देखिए, वायलेट का स्कैटरिंग तो सबसे ज्यादा होता है, लेकिन वायलेट को देखने की सेंसिटिविटी बहुत कम होती है, यानी वायलेट कलर आसानी से दिखता नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि वायलेट का स्कैटरिंग तो सबसे अधिक हो रहा है, आकाश को वायलेट दिखना चाहिए, लेकिन वायलेट के देखने की सेंसिटिविटी कम होती है, इसी स्काई जो है वो वायलेट कलर का नहीं दिखता है। अब वायलेट के बाद इंडिगो, इंडिगो को भी देखने की सेंसिटिविटी कम होती है, बट है ना, उसके बाद नंबर आता है ब्लू की, और ब्लू की देखने की सेंसिटिविटी भी हाई होती है। वायलेट और इंडिगो के बाद सबसे ज्यादा स्कैटरिंग ब्लू का होता है और ब्लू को देखने की सेंसिटिविटी भी हाई होती है। यही कारण है कि आकाश जो है नीला दिखाई देता है। तो हमेशा इस बात को याद रखेंगे। तो अगला सवाल है कि डेंजर सिग्नल रेड कलर का क्यों होता है। देखिए, लाल रंग का वेवलेंथ सबसे अधिक होगा तो लाल रंग का स्कैटरिंग सबसे कम होता है, जिसके कारण लाल रंग दूर तक ट्रेवल कर सकता है। और इस कंडीशन में रेड कलर दूर से ही दिखाई दे देता है और समय रहते हम लोग अलर्ट हो जाते हैं और दुर्घटना से बच जाते हैं। यही कारण है कि डेंजर सिग्नल रेड कलर का होता है। फिर एक सवाल यह है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सनराइज और सनसेट के समय है ना, आकाश या सूरज लाल दिखाई क्यों देता है। देखिए, इसका जवाब क्या है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज की किरणें हम तक तिरछे पहुंचती है और इस कंडीशन में लाइट का स्कैटरिंग होने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि लाल रंग को छोड़ करके प्रकाश की बाकी सभी किरणें स्कैटरिंग हो जाती है, बच जाती है सिर्फ लाल, और सिर्फ लाल बचने के कारण ही सूरज या आकाश उस समय क्या होता है, लाल दिखाई देता है ना। अब एक और सवाल आता है, यहाँ किसी ग्लास को, किसी कांच को अगर हम चूर्ण बना दे, पाउडर बना दे, तो वो पाउडर का कलर जो होता है वो व्हाइट हो जाता है। पानी का कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है, लेकिन पानी का फवारा हमें व्हाइट दिखाई देता है ना। बर्फ का कोई कलर नहीं होता है, लेकिन बर्फ का जो बुरादा होता है वो अभी व्हाइट दिखाई देता है। बादल जो है वे
वे भी व्हाइट दिखाई देते हैं। तो इन सब का कारण क्या है, क्यों ये व्हाइट दिखाई देते हैं, है ना। आप लोग एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। आप लोग कोई ग्रीन या रेड कलर का किसी कलर का कांच ले लो, उसका पाउडर बना लो, देखो वो पाउडर बनने के बाद वो व्हाइट हो जाता है। इसका लॉजिक क्या है, कारण क्या है, देखते हैं कि जब हम कांच का पाउडर लेते हैं, ग्लास का पाउडर लेते हैं, या बादल ले, या बर्फ का बुरादा ले, पानी का फव्वारा ले, देखिए यहाँ पे ये जो स्केटर है, ये जो डस्ट पार्टिकल है, इनका जो साइज है वो लाइट के वेवलेंथ से बहुत बड़ा होता है, और यहाँ पर रेले के नियम वैलिड नहीं करते हैं, और लाइट के सभी कलर एक समान रूप से स्कैटर्ड हो जाते हैं। और जब सभी कलर एक समान रूप से स्कैटर्ड हो जाएंगे तो रिजल्टेंट कलर क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। तो याद रखना है कि स्कैटरिंग हमेशा दो टाइप का होता है, जब स्कैटर का साइज बहुत छोटा हो और जब स्कैटर का साइज बहुत बड़ा हो। स्कैटर का साइज जब बहुत छोटा हो तो वहाँ पे रेले का नियम वैलिड होता है, और स्कैटर का साइज बहुत बड़ा हो तो वहाँ पे रेले का नियम वैलिड नहीं